नमस्कार दोस्तों, उत्थान क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि हमारी जो संविधान की सीरीज चल रही थी उसमें हमने देखा था जो भारतीय संविधान की विशेषता थी उनके बारे में हम देख रहे थे। और लास्ट वीडियो जो हमने देखा था जो हमारे संविधान की विशेषता थी उनके बारे में, तो कुछ और विशेषता रह गई थी जिनके बारे में आज हम यहाँ से देखेंगे। तो जो अगली विशेषता बताई जाती है भारतीय संविधान की, वो कौन सी विशेषता बताई जाती है? एकीकृत न्यायपालिका। न्यायपालिका यानी कि कैसी न्यायपालिका? स्वतंत्र एवं एकीकृत न्यायपालिका की विशेषता बताई जाती है। इसका क्या मतलब है? यानी कि जो हमारी ज्यूडिशरी है हमारे संविधान में, जो हमारी न्यायपालिका है उसको कैसा रखा गया है? स्वतंत्र रखा गया है, यानी कि इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस रखा गया है। कैसे? स्वतंत्रता के बारे में कैसे पता चलेगा न्यायपालिका स्वतंत्र है? क्योंकि न्यायपालिका के जजों की नियुक्ति और जो न्यायपालिका के जजों का कार्यकाल होता है, उनकी सैलरी सब कुछ अलग होता है। उनके लिए सरकार जब चाहे जब परिवर्तन नहीं कर सकती, यानी कि उनका जो कार्यकाल है वो फिक्स किया गया है संविधान में। उनकी जो नियुक्ति है उसके बारे में बताया गया कि राष्ट्रपति उनको नियुक्त करेंगे। राष्ट्रपति उनको जो कोलिजियम होती है, कोलिजियम के द्वारा उनको नियुक्त किया जाता है। कोलिजियम सिफारिश करेगी राष्ट्रपति को, तब राष्ट्रपति उनको नियुक्त करते हैं। और राष्ट्रपति अपनी मर्जी से उनको हटा नहीं सकते। यानी कि आज प्रधानमंत्री का मन कर रहा है कि जो न्यायपालिका है वो डिसीजन सही नहीं दे रही, या भारतीय मुख्य न्यायाधीश सही से डिसीजन नहीं दे रहे, तो हम उनको आज हटा देंगे। नहीं हटा सकते, क्योंकि संविधान में क्या लिखा हुआ है? जो संसद है उसमें प्रावधान, संसद में एक प्रस्ताव लाना होगा, तब राष्ट्रपति को न्यायपालिका के जो जज हैं उनको हटाना होगा। तो कैसी हो ये चीज़ें क्या दिखा रही है? उनकी स्वतंत्रता को दिखा रही है, क्योंकि उनका कार्यकाल फिक्स है और उनकी जो नियुक्ति है वो भी अलग तरीके से होती है। उनकी जो सैलरी है वो भारत की संचित नीति पर भारित होती है। भारत की संचित नीति पर भारित होने का क्या मतलब है? यानी कि उसमें अपने अनुसार जब भी मन किया संसद का चेंज नहीं किया जा सकता। और उनके जुडिशियल रिव्यू की पावर है, और जो बेसिक स्ट्रक्चर का उन्होंने जो फ्रेमवर्क तैयार कर रखा है न्यायपालिका ने, वो सब क्या दिखा रहे हैं? इनकी स्वतंत्रता को दिखा रहे हैं। फिर आता है अगली चीज इसमें, एकीकृत न्यायपालिका। हमारी न्यायपालिका कैसी है? एकीकृत है, इंटीग्रेटेड है। इसका क्या मतलब होता है एकीकृत? यानी कि जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, हमारी न्यायपालिका के स्ट्रक्चर को ऐसे समझाया जाता है। सबसे ऊपर कौन होता है? सुप्रीम कोर्ट होता है। उसके नीचे होते हैं हाई कोर्ट, जैसा कि वर्तमान समय भारत में 25 हाई कोर्ट हैं। और उनके नीचे फिर क्या होते हैं? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, जिनको सबऑर्डिनेट कोर्ट भी कहा जाता है। मुंसिफ कोर्ट होते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं। तो ऐसे ही सबसे ऊपर कौन बैठा हुआ है? यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट बैठा हुआ है। उसके नीचे हाई कोर्ट है, और उनके नीचे कौन है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, यानी कि जिलों में होते हैं, फिर तहसीलों में होते हैं। उन सब चीज़ों के बारे में बताया गया है। तो एकीकृत का मतलब ये है कि जब सुप्रीम कोर्ट कोई डिसीजन दे देगा, सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला सुनाएगा, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय देगा या ऑर्डर देगा, तो वो सब पर बाध्यकारी होगा, सबको मानना होगा। हाई कोर्ट को भी मानना होगा और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को भी मानना होगा। यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन होगा वो सबके लिए क्या होगा? एक जैसा होगा सबके लिए। उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकता कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम नहीं मानेंगे तो उन पर क्या लगा दिया जाएगा? सुप्रीम कोर्ट 129 के तहत अवमानना का अधिकार, यानी कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का उन पर केस लग जाएगा। तो इसलिए क्या कहा जाता है? एकीकृत न्यायपालिका कहा जाता है। यानी कि एक जो सबसे सर्वोच्च कोर्ट है वो ऑर्डर देगा, वो सभी को फॉलो करना होगा। यही कॉन्सेप्ट क्या दिखा रहा है? एकीकृत न्यायपालिका का कॉन्सेप्ट दिखा रहा है। और न्यायपालिका कैसी हमारे संविधान में? स्वतंत्र रखी गई है, क्योंकि स्वतंत्र होगा ये पिलर न्यायपालिका का। न्याय करने वाला पिलर स्वतंत्र होगा, तभी तो जो विधायिका है यानी कि जो कानून बनाती है, जो कार्यपालिका जो कानूनों को लागू कराती है, और एक न्यायपालिका जो न्याय कराती है, तभी तो तीनों लोग अलग अलग काम कर पाएंगे। अगर न्यायपालिका की नियुक्ति, न्यायपालिका के कार्यकाल में सरकार का हस्तक्षेप होने लग जाएगा, तो क्या न्यायपालिका स्वतंत्र रह पाएगी? नहीं रह पाएगी। इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता के बारे में विशेष ध्यान दिया था। और कैसी बनाई थी हमारी न्यायपालिका का स्ट्रक्चर? एकीकृत बनाया था और स्वतंत्र बनाया था। फिर जो अगली विशेषता बताई जाती है यहाँ पे, वो बताई जाती है हमारे संविधान में मौलिक अधिकार दिए हुए हैं। यानी कि जो अगली विशेषता है वो क्या है? मौलिक अधिकारों के बारे में। हमारे संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। यानी कि भाग 3 और अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया। मौलिक अधिकार क्या होते हैं? ऐसे अधिकार जो मनुष्य के, मानव के चहुमुखी, यानी कि आर्थिक, सामाजिक, यानी चहुमुखी विकास होता है उसके लिए आवश्यक होते हैं। उनको क्या कहा जाता है? मौलिक अधिकार कहा जाता है। यानी कि उनको तुमसे कोई छीन नहीं सकता। यानी कि बेसिक नीड्स, यानी कि ऐसी आवश्यकताएं जो तुम्हारी बेसिक नीड्स हैं, वो तुम्हारे जीवन जीने के लिए जरूरी है, उनको क्या कह दिया जाता है? मौलिक अधिकार कह दिया जाता है। तो इनका वर्णन हमारे संविधान के भाग 3 में
अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक किया गया है, जिनको हम आगे जब चैप्टर पढ़ेंगे मौलिक अधिकार वाला तो वहाँ पे देखेंगे। जिनको कहा भी जाता है कि इनको, जैसे अनुच्छेद 13 वहाँ पे बताता है कि कोई संसद ऐसा कोई भी कानून या ऐसी कोई विधि बताएगी जो मौलिक अधिकारों को छीनता हो या मौलिक अधिकारों में कमी करता हो, तो उसे न्यायपालिका क्या कर देगी, उसे निरस्त कर दिया जाएगा। तो ये क्या दिखा रहा है, हमारे मौलिक अधिकार क्या है, यानी कि उनको संसद हमसे छीन नहीं सकती, लेकिन चेंज कर सकती है, लेकिन पूरी तरह उनको नहीं छीना जा सकता। क्योंकि केशवानंद भारती केस हुआ था 1973 में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि संसद कुछ भी चेंज कर सकती है संविधान में, लेकिन हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर है, बुनियादी संरचना है, उसके ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती। तो मौलिक अधिकार दिए यानी कि सभी को चौमुखी विकास के अवसर दिए जाएंगे, बोलने की स्वतंत्रता दी हुई है, वहाँ पे घूमने की आज़ादी है, सभी को समानता का अधिकार है, सभी को नौकरी पाने का जो मतलब जो नौकरियां निकलती है उनमें सभी के साथ समान व्यवहार किया जाएगा, उसका अधिकार है। और अनुच्छेद 21 जीवन जीने का अधिकार देता है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार दिया हुआ है अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक। तो वो क्या कह रहे हैं, किसी की पूजा कर सकते हैं, किसी की भी उपासना कर सकते हैं, यानी कि सभी के लिए अलग अलग अधिकार दिए हुए हैं, हर चीज़ के लिए, बोलने का अधिकार, घूमने का अधिकार, कोई भी व्यवसाय करने का अधिकार, वो सब अधिकार दिए हुए हैं वहाँ पे। तो वो ये सब किस में दिए, हमारे संविधान के भाग 3 में, और अनुच्छेद 12 से लेकर 35 मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है, जो कि हमारे नागरिकों के लिए भी है कुछ मौलिक अधिकार, और कुछ जो विदेशी जो भारत में रहने वाले लोग होते हैं उनके लिए भी लागू होते हैं। तो सबसे अच्छी बताई जाती है कि हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया, ये भी एक विशेषता बताई जाती है, क्योंकि मौलिक अधिकार होना बहुत जरूरी होता है। अगर मौलिक अधिकार नहीं होंगे तो फिर क्या होगा, जब मौलिक अधिकार खत्म कर दिए जाएंगे। फिर अगली विशेषता बताई जाती है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे की, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए हुए हमारे संविधान में। राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं, ऐसे तत्व जिनकी मदद सरकार लेती है योजना बनाने में, यानी कोई भी योजना बनानी हो, कोई भी पॉलिसी बनानी हो, राज्य के, इनका नाम क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी ऐसे तत्व जो राज्य को नीति बनाने में क्या करते हैं, निर्देश देते हैं, इसलिए उनको क्या कहा जाता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहा जाता है। ऐसे तत्व जो राज्य को नीति बनाने में क्या देते हैं, निर्देश देते हैं, इसलिए उनको क्या कह दिया जाता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अंग्रेजी में इनको बोलते हैं डीपीएसपी, डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि स्टेट को पॉलिसी बनाने में जो डायरेक्शन दें वो प्रिंसिपल्स क्या कहलाते हैं, डीपीएसपी कहलाते हैं। और इनका संविधान, इनका जो वर्णन है वो भाग 4 में किया गया है। हमारे संविधान का जो भाग 4 है, अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक इनका वर्णन किया गया है वहाँ पर, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। तो यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें बताई गई हैं कि राज्य को कल्याणकारी राज्य होना चाहिए, यानी कि जो हमारा सामाजिक है, आर्थिक विकास है, वो किससे होगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से होगा। क्योंकि यहाँ पर सभी के लिए समान न्याय की बात की गई है, सभी को निःशुल्क और जो विधिक सहायता देने की बात कही गई है, सभी को समान, जो जैसे कोई काम कर रहे हैं कहीं पे किसी फैक्ट्री में, तो सभी को समान वेतन, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, सभी को समान कार्य के लिए समान वेतन देने का अधिकार दिया गया है। सभी को शिक्षा पाने का अधिकार देने की बात कही गई है, जो 0 से लेकर 6 वर्ष के आयु के बच्चे होते हैं, और काम पाने का, शिक्षा पाने का, बेकारी और बुढ़ापे में काम, मतलब जो उनकी जीवन यापन हो सके, और कर्मकारों के प्रबंधन, मतलब फैक्ट्री जब चल रही है तो कर्मकारों का प्रबंधन करता है अनुच्छेद 43 भी। वो सब चीज़ें, पंचायतों का गठन भी कहाँ से निकल कर आता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से निकल कर आता है। तो वो सब चीज़ें भी हमें यहीं से देखने को मिलती हैं। तो ये क्या करते हैं, मेनली इनका फोकस क्या रहता है, जब भी सरकार कोई पॉलिसी बनाएगी, जब भी सरकार कोई नीति बनाएगी, जब भी सरकार कोई योजना लेकर आएगी, तो कहाँ देखेगी, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे की तरफ देखेगी, और वो क्या करेंगे, सरकार को गाइडलाइन देंगे। क्योंकि ये क्या करते हैं, एक कल्याणकारी राज्य की, एक वेलफेयर स्टेट की परिभाषा को परिभाषित करते हैं, वेलफेयर स्टेट की परिभाषा देते हैं। तो जब भी जनता का भला करना हो, जब भी देश को कल्याणकारी राज्य बनाना हो, तो ये कहाँ देखेगी सरकार, राज्य के नीति निर्देश तत्व। और ये हमेशा डिफाइन करते हैं कि राज्य कैसा होना चाहिए, मतलब एक तरह से राम राज्य बनाने की कोशिश करते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और इनका वर्णन कहाँ किया गया है, संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। लेकिन इनमें और मौलिक अधिकारों में अंतर भी देखने को मिलता है, क्योंकि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर उनको सुप्रीम कोर्ट द्वारा लागू भी कराया जा सकता है, क्योंकि अनुच्छेद 32 है वहाँ पर जो रिट जारी कराता है सुप्रीम कोर्ट से। लेकिन ये कैसे हैं, ये सर्वोच्च न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, यानी कि इनको न्यायोचित नहीं माना गया है। इनके लिए, इनका उल्लंघन होने पर सरकार की बाध्यता नहीं है कि वो इनको लागू करे, क्योंकि इसमें ये लिखा गया था, जब इनको जोड़ा गया था संविधान में, ये लिखा गया था कि जब सरकार की क्षमता होगी, सरकार की आर्थिक कैपेबिलिटी होगी, इकोनॉमिक कैपेबिलिटी होगी,
तभी इनको हम लागू करेंगे, यानी कि अपनी जेब खर्च के हिसाब से हम इनको धीरे धीरे जैसे जैसे सशक्त होते जाएंगे इनको हम इम्प्लीमेंट करते जाएंगे। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए हुए हैं सरकार को पॉलिसी बनाने के लिए। फिर अगली जो विशेषता बताई जाती है यहाँ पे वो बताई गई है मौलिक कर्तव्यों के बारे में, यानी कि हमारे संविधान में क्या मिलते हैं देखने के लिए मौलिक कर्तव्य मिलते हैं। मौलिक कर्तव्य मतलब जैसे हमारे नागरिकों को कुछ अधिकार दिए हुए हैं, राज्य के लिए कुछ निर्देश भी दिए हुए हैं, ऐसे ही हमारे नागरिकों के लिए कुछ कर्तव्य भी दिए हुए हैं। इसका क्या मतलब है, कर्तव्य जैसे आप समझ सकते हैं, जैसे आपको कोई अधिकार दे दिया जाए, आपको जैसे अधिकार दे दिए गए कि आप ये कर सकते हैं, आप वो कर सकते हैं, लेकिन आपको कोई जिम्मेदारी नहीं है, तो आप क्या हो जाएंगे, आप पूरी तरह के बिगड़ के नवाब बन जाएंगे कि अब क्या है, अब तो मुझे छूट मिल गई पूरी तरह अच्छा रहने की, खुश रहने की, लेकिन मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। और आप जैसे 100 200 500 रुपये आपको दे देंगे, लेकिन कोई आपसे हिसाब ही नहीं मांग रहा है, तो क्या हो गया आपके लिए, यानी कि आप पूरी तरह से बिंदास घूम रहे हैं कि आपको कोई किसी को जवाब देना नहीं है, कोई जिम्मेदारी है नहीं। इसलिए सरकार ने क्या सोचा कि जब हमारे नागरिकों के लिए अधिकार है और हमारे लिए भी निर्देश दे रखे हैं संविधान में, तो हम क्या करते हैं, हम अपने नागरिकों के लिए कुछ कर्तव्य भी तय करते हैं, उनकी ड्यूटी भी तय करते हैं कि हम तुम्हें इतनी छूट दे रहे हैं, इतने अधिकार दे रहे हैं, तुम्हारा भी तो कुछ कर्तव्य बनता है देश के प्रति। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। ये दो चीज़ें याद रखनी है यहाँ पे, एक तो इनको जोड़ा गया, यानी कि ये संविधान में पहले से नहीं थे। जब संविधान बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को, तब यह संविधान में नहीं थे। इनको 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था, यानी कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इनको जोड़ा गया था। ये मूल संविधान का हिस्सा नहीं थे। और ये क्यों जोड़े गए थे, क्योंकि नागरिकों को उनकी ड्यूटी बताने के लिए, नागरिकों को उनके कर्तव्य बताने के लिए। जब इंदिरा गांधी सरकार थी 1975 में आपातकाल लगा दिया था उसने, तब उसने क्या कहा था, नागरिकों के कुछ कर्तव्य भी होने चाहिए, तब यहाँ पे इन कर्तव्यों को जोड़ा गया था। और उस समय ये 10 जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। इनकी संख्या कितनी थी, 10। लेकिन 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा एक 11वां कर्तव्य भी जोड़ दिया गया था जो एजुकेशन से रिलेटेड है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम देखेंगे। तो हमारा संविधान क्या बताता है, मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताता है कि हमारे नागरिकों के कुछ क्या होंगे, फंडामेंटल ड्यूटीज भी होंगी, यानी कि उनके अगर फंडामेंटल राइट है, डीपीएसपी है, तो ऐसे हमारे नागरिकों के लिए क्या होंगे, मौलिक कर्तव्य होंगे, तो उनके बारे में बताया गया है। इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे भी। और संविधान के कौन से भाग में इनका वर्णन किया गया है, संविधान के भाग 4A में इनको जोड़ा गया है। और फिर क्या विशेषता बताई जाती है हमारे संविधान की, हमारे जो राज्य है, हमारा जो स्टेट है, हमारा जो देश है, वो कैसा है, एक सेकुलर कंट्री है इंडिया, ये भी एक विशेषता बताई जाती है। अगली विशेषता क्या है, एक पंथ निरपेक्ष राज्य, यानी हमारा देश कैसा है, एक पंथ निरपेक्ष या इसे धर्मनिरपेक्ष भी कह देते हैं, धर्मनिरपेक्ष राज्य। इसका क्या मतलब है, यानी कि हमारा इंडिया कैसा है, एक सेकुलर कंट्री। इसका मतलब है कि ऐसा देश जिसका कोई अपना धर्म नहीं है, यानी कि ऐसा देश जिसका कोई अपना धर्म नहीं है। जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान देश का धर्म क्या है, इस्लाम धर्म है। ऐसे ही जो पश्चिमी देश होते हैं जैसे ब्रिटेन है या यूएस है, वहाँ पर ज़्यादातर फोकस किस धर्म पर किया जाता है, ईसाई धर्म पर किया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ किसी भी धर्म पर इतना फोकस नहीं किया जाता, यानी सभी धर्म हमारे हैं, लेकिन कोई भी धर्म हमारा पर्सनल नहीं है। यानी कि हमारा देश कैसा है, पंथ निरपेक्ष है, धर्मनिरपेक्ष है, यानी कि सभी धर्मों को समभाव से देखता है, यानी कि सभी के लिए मदद करेगा जरूरत पड़ने पर, लेकिन किसी को भी पर्सनल नहीं लेगा। यानी कि सभी धर्म अपने, हिंदू धर्म भी है, इस्लाम धर्म भी है, और जैसे ईसाई धर्म भी है, जैन धर्म भी है, बौद्ध धर्म भी है, सभी धर्म हमारे हैं। लेकिन राज्य किसी एक धर्म के लिए ही सहायता नहीं करेगा, दूसरे धर्म को नेगलेक्ट नहीं करेगा। यानी कि सभी धर्मों को कैसे देखेगा, हमारा जो देश है, हमारा राज्य है, वो कैसे देखेगा, समभाव से, यानी कि सभी से तटस्थ रहेगा। तटस्थ का इसका क्या मतलब होता है, सभी से तटस्थ रहना, यानी कि हम सबके साथ हैं, हम सभी धर्मों के साथ हैं, लेकिन पूरी तरह किसी एक के साथ नहीं। जैसे हिंदू धर्म का कोई मेला है या कोई भागवत है, कुछ भी करवाना है तो उसके लिए भी राज्य चंदा देगा। लेकिन जब मुस्लिम धर्म है, इस्लाम धर्म है, उसके लिए हज की यात्रा करवानी है, या उनका जो ताजिया टाइप का होता है, जो इस्लाम धर्म के जो प्रदर्शन होते हैं, ईद उल फितर के जो त्यौहार होते हैं, उनके लिए भी राज्य क्या करता है, उनके लिए भी राज्य व्यवस्था करवाता है। यानी कि बिल्कुल अलग है सब धर्मों से, लेकिन जरूरत पड़ने पर भी सब राज्यों के, वो सब धर्मों की व्यवस्था भी करवाता है हमारा जो देश है, क्योंकि उसका कोई पर्सनल धर्म नहीं है, वो सभी धर्मों को समभाव से देखता है।
और यही बताया गया कि ऐसे इसलिए हमारे देश को क्या कहा जाता है, धर्मनिरपेक्ष कहा जाता है, यानी कि सभी धर्मों से तटस्थ रहता है और जरूरत पड़ने पर सबकी मदद भी करता है, यानी कोई भी इसका अपना कोई धर्म पर्सनल नहीं है। तो ये भी एक विशेषता बताई जाती है हमारे संविधान में, जो हम पढ़ेंगे भी। जो हमारे मौलिक अधिकार है वहाँ बताया गया है, अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक जो धर्म के बारे में, धर्म की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। ऐसे हम धीरे धीरे उन चीज़ों के बारे में वहाँ पे देखेंगे भी। फिर क्या विशेषता बताई जाती है हमारे संविधान की, जो अगली विशेषता बताई जाती है वो ये बताई जाती है कि हमारे देश में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की व्यवस्था की गई है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, इसका क्या मतलब है, यानी कि जो भी 18 वर्ष की आयु पूरी कर लेगा वो हमारे यहाँ क्या कर सकता है, चुनाव में पार्टिसिपेट कर सकता है, वोट दे सकता है। यानी सार्वभौमिक, यूनिवर्सल, सार्वभौम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल वयस्क मतलब एडल्ट फ्रेंचाइज मताधिकार, वोट दे सकता है। ये सबसे अच्छी व्यवस्था की गई, क्योंकि जब अमेरिका में संविधान लागू हुआ, ब्रिटेन में संविधान लागू हुआ, तो वहाँ जब संविधान लागू हुआ तो वहाँ ये व्यवस्था नहीं थी, शुरुआत में ये व्यवस्था नहीं की गई थी। लेकिन हमारे देश ने, जैसे हमारा देश आज़ाद हुआ, जैसे हमारा संविधान लागू हुआ 26 नवंबर 1949 को, तभी से हमारे देश में सबसे बड़ी व्यवस्था क्या की गई कि हमने सभी को वोट देने का अधिकार दिया। यानी कि जो लोग 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुके थे, जब संविधान बना था तब वोट देने की आयु कितनी रखी गई थी, 21 वर्ष रखी गई थी। लेकिन बाद में 61वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे क्या कर दिया गया, इसे घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया, यानी कि जो 18 वर्ष का हो जाएगा वो वोट दे सकता है। तो इसका मतलब सभी को वोट देने का अधिकार है जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। इसे क्या कहा जाता है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। यानी कोई भी ये नहीं सोचेगा कि हम वोट नहीं दे रहे, हम गरीब हैं, अमीर हैं, या हम पैसे वाले हैं, या हम वहाँ रहते हैं उस राज्य में नहीं रह रहे, ऐसा कोई भी विभेद या मतभेद नहीं है हमारे यहाँ। सभी को वोट देने का अधिकार है, चाहे कोई गरीब हो चाहे कोई पैसे वाला हो, और हर किसी की वोट वैल्यू एक ही होती है। या तो कोई अरबपति हो उसकी भी एक ही वोट काउंट होगी, या कोई गरीब होगा उसकी भी एक वोट काउंट होगी। तो इसे क्या कहा गया है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यानी कि सभी के लिए मत का जो अधिकार है बराबर दिया गया है। और जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर लेगा वो क्या हो जाएगा, मतलब वोट देने के काबिल हो जाएगा। और जब संविधान लागू हुआ था तब वोट देने की उम्र कितनी रखी गई थी, 21 वर्ष रखी गई थी। लेकिन 61वें संविधान संशोधन के द्वारा वोट देने की उम्र कितनी कर दी गई, 18 वर्ष कर दी गई। तो ये भी एक विशेषता बताई जाती है हमारे संविधान की। फिर अगली विशेषता क्या बताई जाती है, एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप। अगली विशेषता हमारे संविधान की बताई जाती है, हमारा संविधान सिंगल सिटीजनशिप यानी एकल नागरिकता की व्यवस्था करता है। एकल नागरिकता की व्यवस्था करता है, इसका क्या मतलब है, सिंगल सिटीजनशिप। सिटीजनशिप यानी कि हमारे देश में एकल नागरिकता की व्यवस्था क्या मतलब है, इसका मतलब है कि कोई भी नागरिक, चाहे वो यूपी का हो, बिहार का हो, महाराष्ट्र का हो, पंजाब का हो, तमिलनाडु का, किसी भी राज्य का हो, लेकिन वो किसका नागरिक कहलाएगा, केवल भारत का नागरिक कहलाएगा। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है, अमेरिका में बिल्कुल इसके अपोजिट देखने को मिलता है। अमेरिका में कोई भी अमेरिका का नागरिक होता है वो अमेरिका का तो नागरिक होता ही है, साथ में जिस राज्य का नागरिक होता है, जैसे टेक्सास है, कैलिफोर्निया है, उन राज्यों के भी क्या माना जाता है, वो नागरिक माना जाता है। यानी कि वहाँ पे जो नागरिकता है वो कैसी है, दोहरी नागरिकता है, दोहरी नागरिकता। यानी अमेरिका का तो नागरिक होगा ही, लेकिन अमेरिका के अंतर्गत जिस राज्य से वो आ रहा है उस राज्य का भी नागरिक वो माना जाएगा। लेकिन भारत में क्या है, भारत में केवल एक ही नागरिकता चलती है, और वो क्या कहा जाता है, भारत का नागरिक। ना तो यूपी का नागरिक, ना बिहार का नागरिक। कभी आपने सुना नहीं होगा कि बिहार का नागरिक है, तमिलनाडु का नागरिक है, नहीं। हमारे यहाँ केवल एक नागरिकता की व्यवस्था की गई है। यानी कोई भी उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक कहीं पे भी रहता हो, वो केवल क्या कहा जाएगा, भारत का नागरिक माना जाएगा। और इसे क्या कहा जाता है, सिंगल सिटीजनशिप यानी कि एकल नागरिकता। और ये कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से लिया है, ये कॉन्सेप्ट हमने अडॉप्ट किया है ब्रिटेन से, यानी कि जो ब्रिटेन का संविधान था वहाँ से हमने इसे ग्रहण किया है। तो ये भी हमारे संविधान की विशेषता बताई जाती है। और क्योंकि हमारे देश में कैसी नागरिकता है, एकल नागरिकता है। क्यों रखी गई, क्योंकि हमारे देश में सभी जो लोग हैं वो भाईचारे के साथ रह सकें, सभी समभावना के साथ रह सकें, सभी सौहार्द के साथ रह सकें। क्योंकि सभी को क्या लगेगा, कोई भी कहीं भी जाएगा तो तुम भी भारत के हो, हम भी भारत के हैं। जैसे कोई भी कहीं जॉब कर रहा है, कहीं भी साउथ में रह रहा है, नॉर्थ में रह रहा है, तो उसे यही लगेगा भारत के नागरिक हैं हम। ये नहीं कि हम तमिलनाडु के नागरिक हैं या बिहार के नागरिक हैं, यूपी के नागरिक हैं। तो उनके जो मन में वो क्या है, जो विभेद है या जो भेदभाव की भावना है वो नहीं आएगी। सबको क्या लगेगा, हम एक हैं, हम सब एक हैं। यानी अखंड भारत के लिए ये सब चीज़ें रखी गई, यानी कि सबको एक जैसी फीलिंग आए कि हम कहाँ के हैं, सब कहाँ के हैं, भारत के हैं। यानी वन नेशन
और वन सिटीजनशिप का जो कॉन्सेप्ट होता है वो भी यहीं पे चरितार्थ होता है। फिर क्या विशेषता बताई जाती है, हमारे संविधान में कुछ ऑटोनॉमस बॉडी बनाई गई हैं, कुछ ऑटोनॉमस निकाय बनाए गए हैं। निकाय मतलब जैसे चुनाव कराने के लिए निर्वाचन आयोग है, ऐसे ही एक संस्था है यूपीएससी जो एग्जाम कराती है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब होती है, आईएएस आईपीएस इनकी जो जॉब होती है, अखिल भारतीय सेवा होती है, उनकी वैकेंसी उनकी जो एग्जाम कौन कराती है, यूपीएससी कराती है। ऐसे ही स्वतंत्र निकाय बनाए गए जैसे निर्वाचन आयोग है, निर्वाचन आयोग, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है इलेक्शन कमीशन। ये क्या कराता है, ये कराता है चुनाव, और इसके जो सदस्य हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं और अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। लेकिन उनके बारे में संविधान में लिखा हुआ है कि एक बार वो नियुक्त हो गए तो उनको ऐसे ही हटाया नहीं जा सकता, यानी कि स्वतंत्र हैं। और ये चुनाव कराते समय पूरी पावर किसके हाथ में आ जाती है, भारत के निर्वाचन आयोग के हाथ में आ जाती है। और ये किस किस के चुनाव कराते हैं, राष्ट्रपति के, उपराष्ट्रपति के, लोकसभा के और राज्य की विधानसभा के चुनाव कौन कराता है, भारत का निर्वाचन आयोग। ऐसे ही यूपीएससी संस्था है, वो क्या कराती है, वो एग्जाम कराती है जो केंद्र सरकार के ऑल इंडिया सर्विस एग्जाम होते हैं, उनको बारे में कौन प्रबंधन करती है, यूपीएससी संस्था करती है, वो भी एक स्वतंत्र संस्था है। ऐसे ही हमारा जो वित्त आयोग है, वित्त आयोग का वर्णन अनुच्छेद 224 में 280 में किया गया है। वो क्या करता है, केंद्र और राज्यों के बीच में पैसे का बंटवारा कैसे होगा, यानी वो केंद्र जो पैसा आमदनी हो रही है केंद्र और राज्य की, उनका बंटवारा केंद्र और राज्य के बीच में कैसे किया जाएगा, उसकी व्यवस्था कौन करता है, वित्त आयोग करता है, जिसकी नियुक्ति हर 5 साल या 5 साल से पहले जरूरत पड़ने पर राष्ट्रपति करते हैं। तो उनके बारे में संविधान में वर्णन किया गया है, यानी क्या है, स्वतंत्र निकाय बने हुए हमारे इसमें व्यवस्था की गई है जो हमारे संविधान की विशेषता को दिखाते हैं, यानी कि इलेक्शन कमीशन है, यूपीएससी जैसी संस्थाएं हैं, वित्त आयोग जैसी संस्थाएं हैं, और हमारा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का जो ऑफिस है वो भी बना हुआ है। वो क्या करता है, वो ऑडिट करता है पैसों की, यानी सरकार ने जब पैसा खर्च कर लिया, जो बजट से पैसा गया उनके पास, मंत्रियों के पास, क्या उन्होंने सही से खर्च किया, या जिन कामों के लिए वो ले गए थे उन्हीं कामों के लिए उन्होंने खर्च किया है, दूसरे कामों में लगा दिया, तो उसे क्या कहते हैं, हम कैग का ऑफिस कहते हैं, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कहा जाता है, जिनके बारे में हम आगे देखेंगे। तो ऐसी संस्थाएं बनाई गई हमारे संविधान में, तो वो भी क्या करती हैं, हमारे संविधान की विशेषता को बताती हैं। और क्या विशेषता बताई जाती है हमारे संविधान की, इमरजेंसी प्रोविजन, यानी कि जो विशेषता बताई जाती है वो है आपातकालीन प्रावधान, जो हमारे देश के स्ट्रक्चर को, यानी कि हमारा देश वैसे कैसा माना जाता है, संघीय, यानी कि फेडरल फ्यूचर माना जाता है हमारे देश का। तो जो आपातकालीन प्रावधान होते हैं वो क्या कर देते हैं, हमारे संविधान में बिना संशोधन किए हुए ही संघीय से क्या बना देते हैं, एकात्मक बना देते हैं, आपातकालीन प्रावधान। यानी हमारे संविधान में ऐसी व्यवस्था की गई है जब देश में ऐसी कोई आपात स्थिति आ जाए, इमरजेंसी की सिचुएशन बन जाए, जैसे घर में आपने देखा होगा कभी कभी ऐसी इमरजेंसी की सिचुएशन बन जाती है, किसी से झगड़ा हो गया या घर में कोई बहुत ज़्यादा किसी की तबीयत है वो ख़राब हो गई, तो क्या कह दिया जाता है, जो सबसे सीनियर लोग होते हैं, सबसे बड़े लोग होते हैं, वो क्या कहते हैं, अब कोई भी एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करेगा या कोई भी डिसीजन नहीं लेगा। अब डिसीजन कौन लेंगे, हम अपने हिसाब से लेंगे, हम देखेंगे, हम सिचुएशन को क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे, क्योंकि अब सिचुएशन बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो गई। अगर हमने डिसीजन नहीं लिया और सब लोग अपनी अपनी चला रहे हैं, कोई किसी की सुन नहीं रहा है, सब अपने अपने हिसाब से निर्णय ले रहे हैं, तो क्या वो सिचुएशन संभल पाएगी, नहीं संभल पाएगी। तो जो हमारे घरों में जो बड़े लोग होते हैं वो क्या कहते हैं कि सब शांत हो जाइए, अब हम देखेंगे अपने हिसाब से सिचुएशन को कैसे कंट्रोल करना है। तो यही आप एग्जाम्पल सेट कर दीजिए देश के ऊपर। जब देश के ऊपर कोई संकट आ जाता है, जैसे किसी देश ने आक्रमण कर दिया, जैसे चीन ने हमारे देश पर आक्रमण कर दिया या भारत ने चीन पर आक्रमण कर दिया, तो अब क्या हो रहा है, हमारे देश में 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो अब हमें एक्शन लेने की जरूरत है। लेकिन हो क्या रहा है, जैसे पंजाब है, पंजाब में इस समय अपोजिट, जैसे केंद्र सरकार में आपको पता होगा केंद्र सरकार में बीजेपी की गवर्नमेंट है, लेकिन पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। तो आम आदमी पार्टी की सरकार क्या कह रही है, अरे कुछ नहीं है, हम अपने आप कंट्रोल कर लेंगे, तुम कौन होते हो। लेकिन जो केंद्र सरकार में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या कह रही है, हमें आर्मी भेजने की जरूरत है। लेकिन पंजाब सरकार क्या कह रही है, हम आर्मी नहीं गुजरने देंगे यहाँ से, क्योंकि राज्य हमारा है, राज्य में हमारी सरकार है। तो इन सब चीज़ों से अव्यवस्था ना हो, जैसे इधर से चीन ने हमला किया है, जैसे नेपाल के बॉर्डर की साइड से, तो वहाँ पर हिमाचल प्रदेश है या पश्चिम बंगाल है, इधर भूटान की तरफ जितने भी राज्य हैं वो क्या कहेंगे कि हम अपने हिसाब से मैनेज करेंगे। तो राष्ट्रपति क्या कहेंगे कि भाई तुम बाद में मैनेज कर लेना, इस समय बहुत ज़्यादा सिचुएशन ऐसी बन गई है जहाँ पे हमें खुद डिसीजन लेने की ज़रूरत है।
जैसे आपातकाल लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि जब आर्मी को सड़क चाहिए, रास्ता चाहिए, आर्मी गुजरने के लिए अलग अलग व्यवस्था चाहिए, लेकिन एक नागरिक क्या कह रहे हैं कि हमारे घूमने का अधिकार है, हमारे सड़क पर धरना देने का अधिकार है, लेकिन हम किसी को नहीं जाने देंगे यहाँ से। तो उस समय के लिए क्या प्रावधान कर दिया जाते संविधान में? आपातकाल, यानी कि जब संकट आया देश पर तो तुम्हें मौलिक अधिकार भी नहीं देने लोगों को, राज्य सरकारों को सस्पेंड भी कर देना है। यानी कि अब किसकी चलेगी? केवल राष्ट्रपति पूरे देश की कमान अपने हाथ में ले लेंगे और अपने हिसाब से सिचुएशन को मैनेज करने की कोशिश करेंगे। वो सब जगह आर्मी भेजेंगे, जैसे जैसे देश को सुरक्षित करने की बात काम जो प्रावधान करने पड़ेंगे वो सब करेंगे, क्योंकि सबसे ऊपर क्या है? देश है। अगर देश ही नहीं रहेगा तो क्या संविधान रहेगा, क्या सरकार रहेगी, क्या भारतीय नागरिक रहेंगे? नहीं रह पाएंगे। इसलिए हमारे संविधान में क्या प्रावधान किए गए? इमरजेंसी के प्रावधान किए गए। क्यों? क्योंकि जब आपातकालीन स्थिति बन जाती है, देश में इमरजेंसी की सिचुएशन बन जाती है, तो उस समय कुछ डिसीजन लेने की जरूरत पड़ती है सरकार को। यानी कि एक आदमी के हाथ में पूरी पावर रहनी चाहिए जिससे कि देश की स्थिति को संभाला जा सके। तो वो सब चीज़ें क्या हमारे संविधान में कैसे वर्णन किया गया उनका? आपातकाल, यानी कि इमरजेंसी के प्रोविजन उनको बताया जाता है। इस समय क्या हो जाता है? पूरी जो शक्ति है वो किसके हाथ में चली जाती है? हमारे जो प्रेसिडेंट होते हैं, जो राष्ट्रपति होता है, उसके हाथ में चली जाती है। और इनका वर्णन अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360 में किया गया है। राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन राज्यों में लगता है, जो वित्तीय आपातकाल है उनको भी हम आगे देखेंगे कि कैसे कैसे सिचुएशन खराब होती है। तो ये भी बहुत अच्छा प्रावधान किया गया है, क्योंकि अगर ये प्रावधान नहीं होता हमारे संविधान में तो फिर जो सुप्रीम पावर है उसके हाथ में जो पावर है वो जा ही नहीं पाती और सब अपनी अपनी खिचड़ी पका रहे होते, और इससे देश का क्या हो जाता? देश का बंटवारा हो जाता है। देश जो अलग शासक है वो आक्रमण कर रहा है तो वो हमारे देश को तोड़ देता। तो ये प्रावधान भी हमारे संविधान की विशेषता को बताते हैं, क्योंकि जरूरत पड़ने पर हम क्या हो जाते हैं? संघात्मक से एकात्मक हो जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया भी था कि संघ क्या होता है? भारत राज्यों का एक संघ है, लेकिन जरूरत पड़ने पर भी हम क्या हो जाते हैं? एकात्मक भी हो जाते हैं। ये क्या होता है? यानी संघ मतलब जहाँ पर शक्ति केंद्र सरकार के हाथ में भी रहेगी, राज्य के भी हाथ में भी रहेगी, लेकिन एकात्मक में क्या है? एकात्मक शक्ति मतलब किसी एक सरकार के हाथ में या एक पर्सन के हाथ में पूरी शक्ति आ जाना, उसे क्या कह देते हैं हम? एकात्मक कह देते हैं। और संघ में जहाँ पे केंद्र सरकार की भी चलती है और राज्य सरकार की भी चलती है, जो सिचुएशन जब नॉर्मल होती है तो हमारा देश कैसा होता है? संघ होता है, यूनियन होता है, फेडरल स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। लेकिन जब इमरजेंसी लग जाती है तो हमारा देश कैसा हो जाता है? एकात्मक हो जाता है। यानी पूरी शक्ति किसके हाथ में चली जाती है? राष्ट्रपति के हाथ में, केंद्र सरकार के हाथ में चली जाती है, और राज्यों की जो सरकार होती है उनको सस्पेंड कर दिया जाता है। तो ये कैसा हो जाता है? यूनिटरी फीचर। तो हमारे जो आपातकाल के प्रावधान है उनके बारे में बताया भी जाता है कि यह ऐसी व्यवस्था है हमारे संविधान की जो संविधान में बिना संशोधन किए ही हमारे देश को जो स्ट्रक्चर है, हमारे देश का जो स्ट्रक्चर है उसे संघात्मक से क्या बना देती है? एकात्मक बना देती है। तो ये भी एक प्रावधान है, हमारे संविधान की विशेषता बताई जाती है। और क्या विशेषता बताई जाती है हमारे संविधान की? त्रिस्तरीय सरकार, यानी कि 3 टायर सिस्टम देखने को मिलता है। त्रिस्तरीय सरकार क्या होती है? यानी कि 3 स्तरों पर सरकार की व्यवस्था देखने को मिले, उसे क्या कह देते हैं? त्रिस्तरीय सरकार। जैसे सबसे ऊपर कौन सी सरकार होती है? केंद्र सरकार होती है, फिर उसके नीचे राज्य सरकार, और एक होती है जो पंचायतों वाली सरकार होती है, क्योंकि वहाँ पे भी तो चुनाव होते हैं ना, प्रधान चुने जाते हैं। तो 3 जगह डिसीजन लेने की पावर है केंद्र सरकार के पास भी है। जो ब्रॉड लेवल पर पूरे देश के लिए डिसीजन लेने कौन लेगी? केंद्र सरकार लेगी। राज्य सरकार अपने राज्य के लिए, लेकिन जो ग्राम पंचायत होती हैं बिल्कुल ज़मीनी लेवल पर, ज़मीनी स्तर पर जो ग्राम पंचायत होती है उनके जो प्रधान होते हैं उनको भी अपने गांव में, मोहल्लों में विकास कराने के लिए डिसीजन लेने होते हैं। तो क्योंकि वहाँ पे भी चुनाव होते हैं, राज्य सरकार के भी चुनाव होते हैं और केंद्र सरकार के भी चुनाव होते हैं। तो त्रिस्तरीय सरकार हो गई, केंद्र सरकार भी देखने को मिलती है, राज्य सरकार को भी देखने को मिलती है और पंचायतें भी देखने को मिलती हैं। तो ये भी सब व्यवस्था हमारे यहाँ कहाँ देखने को मिलती है? त्रिस्तरीय सरकार को दिखाती है। 3 टायर गवर्नमेंट का जो सिस्टम है वो भी हमारे संविधान की विशेषता को दिखाता है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक्स के साथ।